Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Today we will talk about the test 2. Today is the discussion of the UHS test 2 topic 1 fundamental principles of organic chemistry. So let's move towards the test discussion. जी स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं टेस्ट आपके सामने है। हम टेस्ट का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द कार्बन एंड देयर प्राइमरी सफिक्स। ओके, टेबल आपके सामने है। यूनिट 1 में लिखा हुआ है सैचुरेटेड कार्बन चेन, अल्केन्स, यस ऑफ कोर्स, एन्स, पैराफिन्स, लीस्ट रिएक्टिव, तमाम सिंगल बॉन्ड्स, कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं। यस, बिल्कुल ठीक है, सैचुरेटेड। नंबर 2 अनसैचुरेटेड कार्बन चेन विद द डबल बॉन्ड, ओके, ईन्स, बिल्कुल ठीक है। वन डबल बॉन्ड ईन, दो डबल बॉन्ड होंगे तो डाइन। व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द एमडीकैट वी मस्ट बी वेरी मच विजिलेंट एंड स्पेसिफिक अबाउट एवरीथिंग। नंबर 3 अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डाइन्स, यस, वेल डन। An unsaturated carbon chain with the two triple bond, ions, ठीक है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। उसका क्वेश्चन इस टेबल को दिखाने के बाद था कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर एंड यू कैन सी द सॉल्यूशन। 1, 2 and 3 and 4 they all are right. Question number 52. Glucose and fructose are, they are the two compounds having the same molecular formula C6H12O6. ओके, फर्क क्या है? एक में एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि ग्लूकोज में है और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ड्रॉ भी किए गए हैं, यू कैन सी अब। और आप लोगों के पास C6H12O6 दोनों का मोलेकुलर फार्मूला है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। सो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो देखते हैं वो यही पूछना चाह रहे हैं। बीटा ऑप्शन, द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। चैप्टर नंबर 14 बुक 2 में भी इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है और अभी आपके सामने भी मैंने, आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, पेपर में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइसोमॉर्फिज्म, पहला ही लफ्ज जो है वो इरिटेटिंग है। आइसोमॉर्फिज्म नहीं, इसके जगह आइसोमर्ज्म होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या क्या गलती हो सकती है। कैटिनेशन, यस, दिस इज द प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम। नंबर 3 कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एग्जैक्टली जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स है। दूसरी और तीसरी दोनों ऑप्शन ठीक है, पहली गलत है। एंड फोर्थ वन इज आइसोमर्ज्म। अब क्वेश्चन उससे रिलेटेड मुझे जज हो चुका है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डेफिनेटली पहली स्टेटमेंट जो आइसोमॉर्फिज्म है, दैट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वो आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट ईयर बुक में पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आई हैव द ऑप्शन अल्फा इज माय आंसर। 1 ओनली इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 54। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द कीटोन। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब हमने लास्ट टेस्ट डिस्कस किया था टेस्ट 1, तो उसमें भी नोमेनक्लेचर के हवाले से काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे और वो तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैंने एक्सप्लेन किए थे, लेक्चर में भी फोकस किया था। और ये वही पॉइंट दोबारा आ गया। इस सवाल की रेपिटेशन से माय डियर स्टूडेंट्स एक बात क्लियर हो गई है कि आप लोगों को मेथड ऑफ नेमिंग नोमेनक्लेचर के बारे में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसमें, ताकि आप प्रॉपर आंसर कर सकें। स्ट्रक्चर मेरे सामने है, मैं कीटोन को देख रहा हूं। कार्बोनिल, कार्बन इज अ फंक्शनल ग्रुप। आई विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, देन आई शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। सो इसका जो स्ट्रक्चर सोल्यूशन है वो भी मैंने आपके सामने कर दिया है। अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करता हूं तो कार्बोनिल कार्बन से नंबरिंग होगी। इसका जो नाम मेरे पास बनता है दैट इज 3, 4, 5। ओके, ट्राई मिथाइल, और 7 है तो 2 हेप्टेनॉन, 2 पोजीशन पे कार्बोनिल कार्बन है। सो 3, 4, 5 ट्राई मिथाइल 2 हेप्टेनॉन, ऑप्शन beta is my answer. It's very simple answer. I'm repeating again and again for you people so that you can get the confidence in the naming. Clear? So beta option is very simple.
क्वेश्चन नंबर 55 है, इन स्टीम क्रैकिंग, पायरोलिसिस, ये क्रैकिंग हाई हाइड्रोकार्बन विद द लोअर हाइड्रोकार्बन्स, उसकी तीन टाइप्स, थर्मल, स्टीम एंड कैटालिटिक क्रैकिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इन स्टीम क्रैकिंग, हाई हाइड्रोकार्बन्स in the vapor phase are mixed with steam and heated for a short duration to about 900 degrees Celsius and cooled rapidly. It's a beautiful question. आपको दिखने में लग रहा होगा भाई ये तो सिंपल डेफिनेशन है स्टीम क्रैकिंग की, अल्फा आंसर है, मैंने कह दिया अल्फा आंसर है। मैं आपसे एक लिंक शेयर करने लगा हूं, अगर मैं सेम स्टेटमेंट कर देता और कूल रैपिडली की जगह कर देता कूल्ड स्लोली, तो ये गलत ऑप्शन होती। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी कैट, यू मस्ट बी वेरी मच विजिलेंट एंड क्लियर एंड वेरी मच कीन ऑब्जर्वर अबाउट द स्टेटमेंट्स। कूल रैपिडली ये कंडीशन है स्टीम क्रैकिंग की, इस वजह से अल्फा इज माय आंसर, बाकी बातें सिमिलर होती हैं। बीट ऑप्शन में वो थर्मल क्रैकिंग की बात कर रहा है, इट्स ओके, माय आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एक्सेप्ट, ओके, सोडियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक है, कार्बन डाइसल्फाइड इनऑर्गेनिक है, शुगर C12H22O11, सुक्रोज जिसकी हम बात करते हैं दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। शुगर जिसमें मैंने सुक्रोज का फार्मूला बोला है C12H22O11, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये भी पता होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पोलर कंपाउंड है, ये वाटर सोल्यूबल है, ये तमाम एमसीक्यूज आपको पता होने चाहिए। तो मेरा आंसर यहां पे चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 57, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको याद होगा कि जब हमने लास्ट टेस्ट किया था या जब लेक्चर की डिस्कशन की थी तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर की बात की थी कि फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी की बेस पर नंबरिंग करते हैं। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। मेरे पास बेंजीन रिंग के साथ दो ग्रुप्स लगे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। सो प्रायोरिटी लिस्ट में OH ग्रुप पहले आता है, एमाइनो ग्रुप बाद में आता है। माय नंबर 1 पोजीशन विल बी OH, और जो नंबर 1 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, उस लोगों को, उस फंक्शनल ग्रुप को आप लोग रिंग के साथ मिला के बोलते हैं। सो इसका नाम बड़ा सिंपल है, 4 पोजीशन पे अमाइन आएगा तो 4 अमाइनो फिनोल। अल्फा इज माय आंसर, वेरी सिंपल आंसर, 4 अमीनो फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि मैंने प्रायोरिटी लिस्ट को दोबारा लिखा है फॉर योर कॉन्फिडेंस एंड फॉर योर मेमोरी। और एक और अहम बात मैं यहां पे लाजमी शेयर करूंगा, मैंने लेक्चर में भी बताया था कि ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है, दिस लिस्ट इज बेस्ड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होती है उसको प्रायोरिटी इसलिए देते हैं ताकि वो अपने रिएक्शन में अपने आप को पहले रिप्रेजेंट कर सकता हो और वो फिर पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 58, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, फार्मूला सेम स्टोरी, ओके। अब एल्डिहाइड ग्रुप मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और अमाइनो ग्रुप दोनों से पहले आता है, प्रायोरिटी लिस्ट अभी आपने देखी, तो इसका नाम मैं आसानी से फाइंड आउट कर लेता हूं। मेरे पास जिसका आंसर होगा, इसका जो नाम आएगा दैट विल बी 4 अमाइनो। क्यों 4 अमाइनो? सर नाम अल्फाबेटिकली करना है, अमीनो ग्रुप अल्फाबेटिकली, ओके। 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सो ऑप्शन इज बीटा। सो नॉमेनक्लेचर में इन तमाम चीजों को बार बार डिस्कस करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोग गलती ना करें। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ द साइक्लोअल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने लेक्चर में बड़ी जबरदस्त चीज बताई थी कि साइक्लोअल्केन्स और अल्कीन्स का जनरल फार्मूला एक ही होता है, CnH2n। क्योंकि अल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड के आने की वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, और साइक्लोअल्केन्स में है तो सारे सिंगल बॉन्ड, लेकिन रिंग बनने की वजह से 2 हाइड्रोजन को क्विट करना पड़ता है और उस बॉन्ड से फिर 2 कार्बन एटम्स को लिंक किया जाता है। सो अल्कीन्स और साइक्लोअल्केन्स का जो जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n। ऑप्शन अल्फा इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ फॉर लिविंग, बिल्कुल सही कह रहा है। इनऑर्गेनिक मीन्स लाइफलेस, ठीक कह रहा है। एंड मीथेन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल ठीक है। मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं, मीथेन को बायोगैस भी कहते हैं, मीथेन को नेचुरल गैस भी कहते हैं, मीथेन को पैडी फील्ड गैस भी कहते हैं। ठीक हो गया, सही कह रहा है। HCN and Na2CO3 ऑर्गेनिक, दे आर इनऑर्गेनिक, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है डेल्टा। यही वो पूछना चाह रहा था कि गलत कौन सी है।
हाइड्रोजन साइनाइड एंड सोडियम कार्बोनेट, दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट वर्किंग कितनी इन्वॉल्व होती है, सिंपलेस्ट चीजों को भी कॉम्प्लिकेट करके पूछेगा, बट इफ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट योर कॉन्सेप्ट, यू कैन आंसर देम प्रॉपरली। तो डेल्टा ऑप्शन इज अ रॉन्ग थिंग। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि फॉर योर कन्वीनियंस पेपर में मैंने वो सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करते हैं। फॉर योर हेल्प एंड फॉर योर एजुकेशन एंड फॉर योर कॉन्फिडेंस इन द पेपर, इन तमाम पॉइंट्स को नोटिफाई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, इन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसके 3 नाम है। ओके, द ट्रांसफॉर्म शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने लेक्चर में जब सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज बताई थी तो मैंने कहा था कि सिस अनसिमेट्रिकल है, सिस पोलर है, सिस में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, सिस में पैकिंग लूज है इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, एंड वाइस वर्सा फॉर द ट्रांस। अब उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, आंसर करते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, ट्रांसफॉर्म में सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन सी जो नहीं है? इट इज नॉन पोलर, बिल्कुल ठीक है। इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, नो माय डियर स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्म मैंने कहा था नॉन पोलर होती है, डायपोल मोमेंट 0 होती है। जब वो नॉन पोलर होगी तो उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, once again the structure you have to mark the name. Select the longest carbon chain. Okay, अगर आप गौर से देखें तो डायरेक्ट लिंकेज में मेरे पास 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और रूल्स के मुताबिक मैंने जहां पे ब्रोमीन लगाया हैलो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर ज़हन में सोचें तो जहां से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है जहां पे हैलोजन एटम लगा हुआ है। सो माय आंसर विल बी फायर नेम, तो इसका नाम बनता है 2 ब्रोमो 3 4 डाइमिथाइल पेंटेन। So my option Charlie is the answer. So Charlie option is the answer. Once again nomenclature की सारी बातें ज़हन में रखिएगा। Question number 63. Which of the following is the least stable carbocation? Well dear students, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने आप लोगों को बताया था। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मेरे पास जो फ्री रेडिकल्स हैं इनका जो ट्रेंड है वही है जो कार्बोकेटाइंस का है। क्या ट्रेंड है? हमारे पास जो टर्शियरी कार्बोकेटाइंस हैं दे आर द मोस्ट रिएक्टिव, सिमिलरली द टर्शियरी फ्री रेडिकल्स, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और प्राइमरी में भी लेट्स सपोज 2 केस हैं। भाई मेरे पास अगर मैं फ्री रेडिकल की बात करूं या कार्बोकेटाइन की, लेट्स सपोज फ्री रेडिकल की, तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, माय डियर स्टूडेंट ये भी प्राइमरी है, बिकॉज प्राइमरी कार्बन है ना द कार्बन विच इज अटैच्ड विद वन अदर कार्बन एटम। ओके, तो ये मैंने बात की। अब इनमें अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर देखता हूं या स्टेबिलिटी ऑर्डर देखता हूं तो मेरे पास जो जैसे टर्शियरी सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल या कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इस तरह जितनी ज्यादा चेन लेंथ होगी, जितनी ज्यादा चेन लेंथ होगी, हाइड्रोकार्बन की चेन जितनी लंबी होती है ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, मैंने बोले थे ये वर्ड्स, ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ती जाती है, और फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइन में जब पार्टनर एटम से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये ट्रेंड याद रखिएगा, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ज्यादा कार्बन अल्काइल चेन्स उसके साथ अटैच हैं, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी सबसे कम, और प्राइमरी में जो जितनी लंबी चेन है वो ज्यादा स्टेबल है, उसकी रिएक्टिविटी उतनी बेहतर है। तो इस सवाल का अगर हम आंसर करें तो मेरे पास जो ऑप्शन आती है उसने पूछा लीस्ट स्टेबल, तो अल्फा ऑप्शन मेरे सामने है, दैट इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 64, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, once again you have to select the longest carbon chain, of course direct connection है, ये तो सिंपल सी longest carbon chain है which contain all the double bonds। okay, I will start numbering मैं वहां से करूंगा जहां से डबल बॉन्ड पहले आता है, तो स्टेटस सारा स्टेटस सेम चल रहा है। सो अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूं
तो मेरे पास जिसका नाम आता है दैट इज 1,3,5 heptatriene. So my answer is the beta option. Rules of nomenclature for alkenes containing more than one double bond ज़हन में रखें और नाम करें. Beta option is the correct option. Simple answer है. Question number 65. Which of the following is not nucleophile? हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लेवल जिसमें नेगेटिव चार्ज हो और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होता है, उनके पास लोन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के पास. आई एम रिवाइजिंग ऑल द स्टोरी अगेन एंड अगेन फॉर यू पीपल सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल? इथीन, इथाइन, बेंजीन and delta option acetylonium ions. My dear students, for your help let me help you. जितने भी EM ions है ना, EM it means they are positive, और जितने भी पॉजिटिव हैं they are electrophile, they are not nucleophile. और आप जानते हैं, अब आप लोगों के लिए ये चीज नई नहीं होगी, मैंने लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास अल्कीन्स हो या अल्काइंस हो, जहां पे भी रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपोज्ड हो वहां पे हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है. इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ऐड होता है. तो इलेक्ट्रोफाइल का जो कंपैटिबल पार्टनर है वो क्या होता है? वो न्यूक्लियोफाइल होता है. सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड ओवर दिस क्वेश्चन. आई विल मार्क दिस क्वेश्चन एज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इन दिस क्वेश्चन द एग्जांपल्स गिवन are very unique and correct and different for you people, specifically keeping in mind the MDCAT questions. Alkenes न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. अल्काइंस न्यूक्लियोफाइल है. बेंजीन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, दे आर न्यूक्लियस लवर. हाँ, ये जो मेरे पास डेल्टा ऑप्शन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है. सो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल. डेल्टा ऑप्शन, बाकी सारे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. आपको याद होगा मैंने अल्कीन्स के ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के बारे में जब एक्सप्लेनेशन दी थी तो मैंने कहा था कि भाई वो अल्कीन्स जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ किसी एक के साथ भी दो आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हो गए तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. अब ऑप्शंस देखते हैं. 2-ब्यूटीन जस्ट पॉसिबल, सिस 2-ब्यूटीन होती है, ट्रांस 2-ब्यूटीन होती है क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन के पास एक H लगा होता है, एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं, पॉसिबिलिटी है. बीटा ऑप्शन 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन. यस, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ये शो करेगा. 1 हेक्सीन, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड. फॉर एग्जाम्पल, let's suppose this is my 1 hexene. I'm going to draw the structure for you people. This is 1 hexene. Okay. ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन है. यहां पे तो एक H और बाकी दूसरी चेन अटैच है, लेकिन यहां पे डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, सिमिलर ग्रुप अटैच है. इट मींस कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. सो माय आंसर विल बी the option Charlie 1 hexene. So I have drawn the all story and the structure for you people. और आप देख सकते हैं सोल्यूशन में मैंने सारे का सारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म फॉर यू पीपल रिवाइज कर दिया. यू कैन अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 67. Which one of the following reagent is not electrophile? वही केमिस्ट्री आ गई. न्यूक्लियोफाइल का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल का पता होना चाहिए. जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन की बात कर रहे हैं. यस, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल. बीटा ऑप्शन SO3. मैंने आपको बताया था कि ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है. इसमें सल्फर के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन स्ट्रेच करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज है. इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. चार्ली ऑप्शन से इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है. डेल्टा ऑप्शन C2H4 अल्कीन, इथीन, इसकी बात कर रहा है. और अभी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास इथीन और इथाइन दे आर न्यूक्लियोफाइल्स. इथीन, इथाइन एंड बेंजीन दे आर न्यूक्लियोफाइल, दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल. तो डेल्टा इज माय आंसर. सिंपल स्टोरी. क्वेश्चन नंबर 68. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम ऑफ द given alkane according to the IPAC name? Once again, practice the nomenclature rules in your mind.
सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मुझे मूव करते हुए नीचे आना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ मिथाइल है और नीचे 2 कार्बन अटैच हैं। सो आई विल गो फॉर दिस। तो मेरे पास जो नाम आता है 3 मिथाइल हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन इसका नाम आएगा, क्योंकि 1 2 3 लोअर लोकेटर से पोजीशन करूंगा तो मेरे पास, और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, इट्स वेरी सिंपल नेम। क्वेश्चन नंबर 69, which of the following shows metamerism? What is metamerism? The type of structural isomerism in which either side of the functional group contain the different chain lengths of the carbon atoms. हाँ, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की दोनों तरफ 2 मॉलिक्यूल्स जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो, उनकी अल्काइल चेन्स डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड द मेटामर्स। उसको देखते हैं। अल्फा ऑप्शन बिल्कुल जी, जो शो मेटामेरिज्म नहीं, अल्फा ऑप्शन मेटामेरिज्म तो शो नहीं करता ना। अल्फा ऑप्शन में तो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग शो मेटामेरिज्म, पहला गलत है, अल्फा नहीं है। बीटा ऑप्शन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड, ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात है। और जो मेरे पास चार्ली ऑप्शन है वो चेन आइसोमेरिज्म है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, NH इज द फंक्शनल ग्रुप और उसके दोनों साइड पे डिफरेंट चेन लेंथ्स हैं। और मेटामेरिज्म वो होता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है, उनकी ईदर साइड पे डिफरेंट चेन लेंथ्स पाई जाएं। तो डेल्टा इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। एंड यू कैन सी ऑन द टेबल आल्सो जो इसका सोल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज एल्कोहल। वेरी सिंपल आंसर, जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो मेरे पास बीटा ऑप्शन है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, अल्फा ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की है मेरे पास, और ईथर्स हैं चार्ली ऑप्शन में, और डेल्टा ऑप्शन एल्डिहाइड की है। अल्कोहल पूछा तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट इट कैन बी आस्क्ड। इथाइल मरकैप्टो SH थायो अल्कोहल, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है MD-CAT में। OH सिंपल अल्कोहल और SH थायो अल्कोहल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 71, which of the following is not the type of the structural isomerism? Not the type of structural isomerism. Structural isomerism की टाइप्स याद है ना? चेन आइसोमेरिज्म हो गया, मेटामेरिज्म हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया और टॉटोमेरिज्म हो गया। अब देखना कि कौन सी उसकी मिसाल नहीं है। मेटामेरिज्म है, बीटा ऑप्शन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है ना, डेल्टा ऑप्शन, ये मेरे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप है। हम जानते हैं ना, लेक्चर में पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास 2 तरह का होता है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस कहते हैं ना, तो उसमें सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म, और जो ऑप्टिकल है उसमें डेक्स्ट्रो फॉर्म, लीवो फॉर्म होती है। सो दैट्स नॉट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 72, Which of the following statement is incorrect? नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से। About न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल के बारे में जो इनकरेक्ट है, इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक कह रहा है, तभी तो वो न्यूक्लियस लेवल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उसे पॉजिटिव चाहिए। इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी, बट नॉट ऑलवेज। हम जानते हैं कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। इट कैन हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, बिल्कुल सही कह रहा है। इट कैन बी डेफिशिएंट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, भाई जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दैट इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। डेल्टा इज रॉन्ग स्टेटमेंट। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है दैट इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, वंस अगेन द नोमेनक्लेचर, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, इसका नाम बताएं। रूल्स फॉर नेमिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड अपने जहन में लाएं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो चेन का हिस्सा है, ठीक है। एंड नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, याद है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे, उनकी पोजीशन लिखेंगे, और जब हम नाम लिखेंगे द पोजीशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विल नेवर मेंशन्ड। रिपीट की है, क्यों? क्योंकि हमें पता है, अंडरस्टूड है, वो टर्मिनल पे मौजूद है, दैट इज नंबर 1 कार्बन, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। तमाम बातों को ज़हन में रखते हुए नाम देते हैं इसको। तो मेरे पास इस स्ट्रक्चर का जो नाम बनेगा, 4 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है और सिंपल पेंटेनोइक एसिड। ऑप्शन अल्फा इज माय आंसर, 4 अमाइनो पेंटेनोइक एसिड, अल्फा इज माय आंसर।
ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल अल्काइल फ्री रेडिकल? मोस्ट स्टेबल, स्टोरी वही आ गई, कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी टर्शरी की सबसे ज्यादा होती है, याद है, वही बात हम पढ़ रहे हैं। सो इस चीज को जहन में रखते हैं तो मेरे पास जो मोस्ट स्टेबल आंसर है दैट इज चार्ली ऑप्शन, वेरी सिंपल, दैट इज टर्शरी। ओके बस स्टूडेंट्स, आई वांट टू प्ले सम कॉन्सेप्ट हियर, क्योंकि टर्शरी का लफ्ज सुन के ना आपके जहन में एक चीज बिल्डअप होने का खतरा है, वो मैं दूर करने जा रहा हूं। मैं 2 टर्शरी फ्री रेडिकल्स या कार्बोकेटाइन लिखता हूं, जस्ट वॉच दिस। मेरे पास देखें फ्री रेडिकल कह लें या कार्बोकेटाइन, जो भी, ये टर्शरी है कि ये भी टर्शरी है, ये दोनों टर्शरी हैं। अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? मैंने वो जो कॉन्सेप्ट बताया था लेक्चर में कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेशन कौन ज्यादा करेगा? जिसकी कार्बन चेन ज्यादा होंगी, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी। अब मेरे पास यहाँ पे मिथाइल चेन्स हैं और यहाँ पे इथाइल है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मेरे पास ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और ये टर्शरी, दोनों टर्शरी है, ये इस टर्शरी, ये वाला टर्शरी जो है ज्यादा स्टेबल है और मिथाइल वाला जो टर्शरी है ये लेस स्टेबल है। सेकेंडरी में इस तरह का क्वेश्चन कर सकता है, माय स्टूडेंट्स यू आर हियर फॉर द क्वालिटी एजुकेशन ऑफ द एमडीकेट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर बीइंग एलैबोरेटेड जस्ट फॉर योर सेक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो इसको जहन में रखिएगा। सो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर यहां पे सिंपल चार्ली। क्वेश्चन नंबर 75, select the nucleophile from the following. Okay, it's a very simple phenomenon. AlCl3 neutral molecule. How can I get the idea कि ये nucleophile नहीं है? भाई Al एल्युमिनियम के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अभी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक हो गया। जो बीटा ऑप्शन है नेगेटिवली चार्ज, दैट इज नहीं, बीटा ऑप्शन पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। Charlie option positive charge and nitronium ion, that is electrophile. Delta is my answer, that is nucleophile, because it's very much clear. Every negatively charged species is nucleus level, is nucleophile. Delta option is my answer. Question number 76, go for that. Which one of the following compound does not show position isomerism? कौन सा position isomerism show नहीं करता? देखते हैं। डाइक्लोरोबेंजीन कर सकते हैं, बेंजीन रिंग पे 1, 2, 1, 3, 1, 4 3 पोजीशंस अवेलेबल है। प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल हो सकता है, 2 प्रोपेनॉल हो सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। ब्यूटीन 1 ब्यूटीन हो सकती है, 2 ब्यूटीन हो सकती है, पॉसिबल है। प्रोपीन में ऑप्शन ही कोई नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन है और 3 में से 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है। जहां से भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे आपने कभी नहीं सुना होगा 1 प्रोपीन, क्योंकि प्रोपीन में अंडरस्टूड एक ही पॉसिबल पोजीशन है डबल बॉन्ड की, तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। कि पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 77, once again the structure, consider the following structure, once again revise all the concepts of the nomenclature, and this is classified question। प्रायोरिटी लिस्ट को जहन में लाएं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में है और हैलोजन प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। जो प्रायोरिटी लिस्ट में है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और उसको प्रायोरिटी दे के उसका मॉलिक्यूल एज अ मेन मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इन OH में से या Cl में से ज्यादा रिएक्शन OH करता है। सो मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? I will start numbering from the OH group. I will start numbering from the OH group rather than the halogen atom. So नंबरिंग करते हैं, रिवाइज कर दिया मैंने, जो टारगेटेड पॉइंट था उसको एक्सप्लेन कर दिया। बात करते हैं इसके नाम की, तो वेरी सिंपल, 1 2 3 4 पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगी तो उसका नाम होगा 4 क्लोरो 1 पेंटेनॉल। सो ऑप्शंस हैं इसकी, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, 4 क्लोरो 1 पेंटेनॉल। इट्स वेरी सिंपल, और आप देख सकते हैं कि इसका मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 78, द एप्लीकेशन ऑफ क्रैकिंग इज, एप्लीकेशन ऑफ क्रैकिंग पैरालिसिस। मेरे लेक्चर को ज़हन में रखिएगा जो मैंने क्रैकिंग के बारे में बात की थी। बात करता हूं, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल, बिल्कुल जी, 20% से 50% तक लेके जाते हैं। टू इंक्रीज द गैसोलीन, बिल्कुल हम क्रैकिंग यही करते हैं। टू प्रोड्यूस पेट्रोकेमिकल्स, हाँ
पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्रैकिंग थी दैट वाज कैटालिटिक क्रैकिंग। ठीक है, और कैटालिटिक क्रैकिंग में मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि कैटालिटिक क्रैकिंग ना सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन बढ़ाती है बल्कि क्वालिटी ऑफ गैसोलीन भी बढ़ाती है। गैसोलीन क्योंकि उसमें बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। जो स्टीम और थर्मो क्रैकिंग है, जो थर्मल क्रैकिंग है, उसमें मैंने कहा था लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। अब वो पेट्रोल की क्वांटिटी में तो नहीं शामिल होते, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स तो है। व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? यू नो द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोकेमिकल्स व्हिच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। तो ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। मेरे पास ऑप्शन ए एंड बी दोनों ठीक हैं। और कैटालिटिक क्रैकिंग के हवाले से जो मैंने दो नए वर्ड्स ऐड किए हैं वो भी ध्यान में रखिएगा, जो मैंने लेक्चर में भी बताए थे कि नॉट ओनली इंक्रीज द क्वालिटी बट आल्सो द क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल, कैटालिटिक क्रैकिंग। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 78 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? देख लेते हैं। एनिलीन साइकिल के अंदर नहीं है हेटेरोएटम, वो तो बाहर है। अमाइनो बेंजीन को एनिलीन कहते हैं। पायरिडीन, यस दिस इज माय आंसर। पायरिडीन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं और देखें वो आपके सामने मैंने ड्रॉ भी कर दिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। स्टाइरीन और टोलुइन, इनमें बेंजीन रिंग है, इसमें कोई हेटेरोएटम नहीं है। और पायरिडीन का स्ट्रक्चर अगर आप भूल गए तो मैं दोबारा लिख देता हूं, यू कैन वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। हम जानते हैं दिस इज पायरिडीन स्ट्रक्चर, this is my pyridine, and in the ring there is a heteroatom which is present, so that's why it is heterocyclic compound. So go for that. Next question की तरफ बढ़ते हैं। Question number 80, which of the following statement does not match correctly? Negatively question है, ध्यान से। कौन मैच नहीं कर रहा सही? NO2 नाइट्रो ग्रुप है, एग्जैक्टली बीटा ऑप्शन में। एसिड हैलाइड ग्रुप है, बिल्कुल सही कह रहा है। चार्ली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और डेल्टा में अमाइडो ग्रुप नहीं, इम्यूनो ग्रुप है, IMNO इम्यूनो ग्रुप है। तो IMINO इम्यूनो ग्रुप एमएच होता है, तो ये आपके पास डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ओके, नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आ गया। वंस अगेन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, डायरेक्ट कनेक्शन में मेरे पास 5 कार्बन आ रहे हैं। वेरी सिंपल नेम, 3 पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो इसका जो आंसर है दैट इज द बीटा ऑप्शन। वेरी सिंपल, सिंपल नोमेनक्लेचर है, वो तमाम रूल्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ज़ाइलिन हैज पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो देख लेते हैं, वैसे मैंने आपके सामने पेपर में ड्रॉ किए हैं। ज़ाइलिन बेंजीन रिंग के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो। आप जानते हैं अगर हमारे पास 1-2 पोजीशन पे हो, 1-3 पोजीशन पे हो और 1-4 पोजीशन पे हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। सो आंसर इज बीटा। 82 का आंसर बीटा है। देयर आर द 3 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द ज़ाइलिन। क्वेश्चन नंबर 83, the type of the structural isomerism which arises due to the shifting of the proton, internal shifting of the proton की बात हो रही है। इसको हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं जी, याद है? इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन, इसको हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। और टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या होता है MD कैट स्टूडेंट्स? डायनामिक आइसोमेरिज्म। तीसरा नाम क्या होता है? कैरियोट्रोपिज्म। चौथा नाम क्या होता है? कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। पांचवा नाम क्या होता है टॉटोमेरिज्म का? कैरियोट्रोपिज्म, डायनामिक आइसोमेरिज्म, कीटोनोल आइसोमेरिज्म और प्रोटोट्रोपिज्म। ये 5 नाम आपको मैंने बताए हैं। कुछ भी पूछ सकता है, हमें पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर इन द रेस टू गेट एडमिटेड समवेयर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर करियर। सो बहरहाल यहाँ पे डेल्टा इज आंसर, यू कैन गो फॉर दैट। 83 का आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 84, विच फार्मूला रिप्रेजेंट्स अ कंपाउंड विच हैज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? ओके, हम देख लेते हैं। वेल, हमारे पास जो अल्फा बीटा और जो चार्ली फार्मूलाए हैं ना, इनमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि किसी भी सूरत में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो हो। जो डेल्टा ऑप्शन है वो मेरा आंसर है, बट मैं यहां पे इस फार्मूले पे थोड़ी और वर्किंग करूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू पीपल। जस्ट वॉच दिस ऑन द व्हाइट बोर्ड। C2H2
Cl2। मैं अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखूं तो मैं डेल्टा ऑप्शन कह सकता हूं, क्योंकि इन चारों स्ट्रक्चर में जो पॉसिबिलिटी है डेल्टा ऑप्शन की है, जो मैंने लिखा है कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा, पहले तो मैं वो ड्रॉ करता हूं। I'm going to draw the system, okay. I'm going to draw the transform, okay. चलो ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई, बट व्हाट इफ अगर मैं एक नया एमसीक्यू अपनी तरफ से जनरेट करूं, माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर सेक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या ये किसी सूरत में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो ना करने की पोजीशन में हो सकता है? देखते हैं। व्हाट विल यू से? सिर्फ फार्मूला की बेस पे हम पॉसिबल ऑप्शंस को देखेंगे ना एमडीकैट में, तो उसमें डेल्टा आंसर मेरा करेक्ट है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी शो करता है, बट नॉट ऑलवेज। आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है जिसमें मेरे पास 1,1 डाइक्लोरोइथेन है, और ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो आइडेंटिकल एटम्स लगे हुए हैं। तो ये भी बात आपने अपने जहन में रखनी है, जरूरी है। मैं बार बार बता रहा हूं कि when you are in this race you must be very much vigilant and familiar about your concepts। हमारा डेल्टा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, द आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड इज। तो हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें हमारे पास तमाम डबल और तमाम ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने नोमेनक्लेचर बताया था और मैंने कहा था कि अगर मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी सिलेक्टेड चेन में इक्वी पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इधर से और उधर से दोनों तरफ ट्रिपल और डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम बनती है, तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? मैं प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गया? सो मैं नंबरिंग जब करता हूं इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, तो मेरे पास जो इसका नाम आता है दैट इज 3 मिथाइल, क्योंकि दोनों तरफ से सेम है, 1 पेंटीन एंड 4 आइन। आपने प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी, 1 पेंटीन, ये पेंट 1 मीन 4 आइन, ठीक है। तो ऑप्शन इज अल्फा। Well, my dear students, that was all about the test 2, which was about the fundamental concepts of the organic chemistry, UHS topic 1. I tried my levels best कि आपको अपने लेक्चर में और इन टेस्ट की डिस्कशन में मैक्सिमम इन्फॉर्म किया जाए, विजिलेंट किया जाए, प्रैक्टिस की जाए, और उम्मीद करता हूं कि आप इसकी बेहतरीन तैयारी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।